नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड की। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब आरोपियों को बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी पैरवी करने वाले वकील ने केस छोड़ दिया है। तो उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को की कोटद्वार एडीजे कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित साजवार ने इस केस से हटने का निर्णय लिया है। वहीं अपर जिला न्यायालय सीमचौर कोटद्वार में अभी योग पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया है। बता दें कि अभियोग पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र केस मजबूत कराने के लिए हत्याकांड में आपराधिक षड्यंत्र और कॉमन इंटेंशन जोड़ने की मांग की गई थी। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए अमित साजवान ने बताया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुकदमे के कारण वो दूसरे मुकदमों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इस केस से अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। देखिए, व्यक्तिगत कारणों से मैंने इस मामले में अपना वकालतनामा वापस लिया है, क्योंकि इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है। आज ही जो है इसमें ऑर्डर हुआ, फिर इसमें 1 तारीख लग गई है और इस प्रकार से जो है और जिस दिन इस मामले की सुनवाई होती है लगभग पूरा दिन इस मामले की सुनवाई में लग जाता है और इस कारण मेरे अन्य क्लाइंट के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं। उनके मुकदमे छूट जा रहे हैं, तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये उचित समझा कि इस मामले से मैं अपना वकालतनामा वापस ले लेता हूं और अन्य कोई योग्य अधिवक्ता जो भी होंगे वो इस मामले में अब पैरवी करेंगे। दूसरा देखिए, तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बागेश्वर उपचुनाव के, जिसको लेकर बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू की हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि बागेश्वर में सीएम धामी बागेश्वर में जनसभा करेंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और बाकी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम के भी तय किए जा चुके हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ की जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, भारतीय जनता पार्टी संस्था ली, उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी संस्था ली है। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस सभा में रहूँगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टार प्रचारक के रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है, उनमें धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी वहाँ से होकर आए हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भी जानकारी सामने आई है, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर अब 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हरीश रावत ने कहा है कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाया, बागेश्वर उपचुनाव में इस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एकदम आकर कांग्रेस को वोट देगी। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं। भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और बागेश्वर ने हमेशा
कांग्रेस को कष्ट के समय में, चुनौती के समय में, आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी के बाद हो, हमेशा ताकत दी है, शक्ति दी है। और मुझे भरोसा है कि बागेश्वर की जनता जनार्दन फिर हमको शक्ति देगी। हमारा तो उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासत खूब तेज हो गई है। इस बीच नेताओं के बयान नहीं देखिए, बागेश्वर भी शुरू उपचुनाव हो गया में है। मैं वहाँ तो का प्रभारी बागेश्वर मंत्री। उपचुनाव को लेकर राजनेताओं में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया। बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि बागेश्वर चुनाव बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा है कि लगातार 4 बार चंदन रामदास वहां से विधायक रहे हैं और अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। उन्होंने संगठन के कार्यों को भी पार्टी हक में बताया। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार पर ही बीजेपी में, कांग्रेस के उम्मीदवार अब बीजेपी में खुद शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी पर विश्वास नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया है। चुनाव में मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ और सरकार की तरफ से भी अधिकृत किया गया है और लगातार मैं वहाँ पे रहा हूँ। 10-11 दिन से मैं वहीं था और बहुत अच्छा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है वहाँ पर। जो वहाँ की देवतुल्य जनता है, वो लगातार पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंदन रामदास जी को जिता रही थी। किसी कारणवश उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव से टिकट दिया है, तो लोगों का काफ़ी सिंपैथी भी उनके साथ है। जो तो बेटे बात अल्मोड़ की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर पहुंची हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर पहुंची, जहां अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेखा वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। रेखा वर्मा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में जनसभा और महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बागेश्वर में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर फतह हासिल करेगी। साथ ही टिकट को लेकर कहा कि टिकट केंद्र नेतृत्व करता है। जी को उनको जनता का बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है, वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब लोग आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 सभाएं हम लोग करेंगे, एक महिला सम्मेलन है और दूसरा जनसभा है एक हमारी। हम सब लोग जाएंगे और उनके लिए अपील करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और आशीर्वाद मिल भी रहा है। यही सब हमारे विकास कार्यों को, जब से हमारी स्टेट में सरकार बनी है, धामी जी निरंतर नई नई चीज़ें लाके लोगों के बीच में विकास कार्यों को, योजनाओं को नीचे ले जाके लोगों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उसी विषय को लेके हम जनता के बीच में गए हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये 2000 जो अपना लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यहाँ से जो 5 सीटें हैं उसकी भी हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और यहाँ हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हेमकुंड साहिब की। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान किया जा चुका है, जहां हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। तो हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं। इस समय यहाँ बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश की वजह से तीर्थयात्रियों में दिक्कत आ रही है। बारिश कम होने के बाद गोविंद घाट से घंगरिया तक फिर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। बता दें कि सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। जहां हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 20 मई को खोले गए थे। इसके बाद अब तक 2,27,500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है। जहां गुरुद्वारा हेमकुंड ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह ने बिंद्रन बताया है कि इस साल जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे तो यहाँ भारी बर्फबारी हो रही थी। कपाट खुलने से पहले सेना के जवानों ने बर्फ के बीच से श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया था और कपाट खुलने के बाद से अब वहाँ मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से अब उन्होंने बताया कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में सरकार जनता के द्वार के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
तो सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन सचिव और भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां सचिन विनोद रतूड़ी और जिलाधिकारी पौड़ी को एक महिला समूह ने राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं और उनका स्वागत किया है। बता दें कि ये राखी महिला समूह की तरफ से चीड़ के पत्तों की और चावल से खुद तैयार की गई है, जबकि हैंडमेड कड़ियां भी महिला समूह ने खुद बनाई हैं। इस पहल को सचिव विनोद रतूड़ी ने खूब सराहा है। वहीं उत्तराखंड शासन सचिव ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी ली है, जहां अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा सचिव के सामने रखा। वहीं शासन सचिव ने बताया है कि अपने दौरे पर वो जनता से मिलकर उनका फीडबैक भी लेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जहां भाषा विभाग का सचिव होने पर विनोद रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी बोली का प्रचार प्रसार अधिक हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में इन बोलियों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा, जहां नई शिक्षा नीति के तहत और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, इन पर भी वो विचार करेंगे। ये प्रोग्राम है सरकार का, सरकार जनता के द्वार, उसके तहत सचिवों को हर जनपद में भेजा जा रहा है। उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार के प्रोग्राम हैं और जो प्रोग्राम या योजनाएं इफेक्ट डाल सकती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या उनकी इनकम को बढ़ा सकती हैं, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। उसमें डीएम साहब यहाँ पे हैं। और जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा परिचालन केंद्र डीएम साहब ने अपने नज़दीकी बनाया है जहाँ वो रहते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसमें कि आपदा आते ही या कोई भी सूचना आते ही कलेक्टर को पहले सूचना हो जाती है, तो उससे वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। ये हमने चीड़ की टोकरियाँ बना रखी हैं और खजूर की टोकरियाँ बना रखी हैं और चीड़ की राखियाँ भी बना रखी हैं। और सर हम इनको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा मार्केट नहीं मिल रहा है। हमने राखियाँ बना रखी है, इसमें बहुत सारे रंग बिरंगी कलर हैं और चीड़ के पत्ते से खासकर राखियाँ बनाई हैं हमने, और जो सर को भी पसंद आई है राखी, तो अब देखते हैं सर की वो हमें रिश्ते नाम देते ही नहीं देते हैं। सर जो हमारी घर की चीज़ें जो हम लोग समूह से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं वो खरीदेंगे, तभी मतलब हम लोग कोई और खरीदेगा। जब हम लोग अधिकारी लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा उनको, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि मतलब अच्छा है कि नहीं है। लेकिन जब बड़े लोग ऐसे बोलेंगे कि इनको खरीदो, ये करो वो करो, तो फिर मतलब वो मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। ये प्रोग्राम है सरकार का। तो उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान देहरादून की डीएम सोनका ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। तो प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जिसके चलते लगातार नदियों से अवैध खनन का कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश के बाद खनन माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के माने तो बारिश के चलते राजधानी देहरादून में अभी कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके फिर भी किसी तरह की कोई शिकायत सामने आती है तो एसडीएम की अध्यक्षता में एंटी माइनिंग की टीम का गठन किया जा चुका है, जो कि रात के समय में मुस्तैद रहकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है, जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है। और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए हैं। और उससे तो बेटे में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां विकास नगर में ड्रग विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि ड्रग विभाग ने विकास नगर में छापेमारी की, जहां टीम ने दवाइयों के साथ गोदाम पर छापेमारी की है। तो विकास नगर के पछवादून क्षेत्र में ड्रग विभाग की छापेमारी देखने को मिली है, जहां छापेमारी की कार्रवाई को ड्रग विभाग ने अंजाम दिया। इस दौरान टीम ने एक गोदाम और एक मेडिकल स्टोर पर भारी अनियमितताएं मिलने पर दवाइयां को सीज कर दिया है। साथ ही खरीद और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल ड्रग विभाग को हरबटपुर क्षेत्र से ट्रक में संदिग्ध रूप में दवाइयां ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ड्रग विभाग की टीम हरबटपुर पहुंची, जहां पुलिस की मदद से दवाइयों का ले जा रहे ट्रक को रोका गया। साथ ही ट्रक की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ट्रक में दवाइयां मिली। जब दवाइयों के परिवहन से संबंधित जानकारियां मांगी गई तो सभी कागजात सही पाए गए। सुबह विकास नगर पुलिस से फ़ोन आया था कि इन्होंने कोई ट्रक जो पकड़ा है दवाइयों से भरा हुआ है और हरबटपुर चौकी में वो खड़ा है, और उसमें 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और प्रकरण में जांच होनी है। तो मैंने ड्रग कंट्रोलर महोदय से जो है इसमें अनुमति प्राप्त करके विजिलेंस के साथ एफडी विजिलेंस टीम के साथ में हम लोग चौकी पहुँचा था, जहाँ पे हमने
जो 2 लोग वहाँ पे बैठे थे, जो ट्रक में भी सवार थे, ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था, तो उनसे पूछताछ की है उन्होंने। बुलेटिन की आखिरी में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां बदलता मौसम लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। बता दें कि देहरादून में लगातार डेंगू, मलेरिया और आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। तो दून अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया और आई फ्लू पर सर दर्द और बुखार के मरीजों की बढ़ोतरी देहरादून में हो रही है, जिससे दून अस्पताल पहुंच रहे हैं। जहां दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि दून अस्पताल पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी में आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां बरसात के मौसम के चलते बुखार, खांसी, जुकाम, डेंगू के मरीज अधिक अस्पताल में आ रहे हैं। ये दून अस्पताल में एक विश्वास और हमारी सुविधाओं के चलते ये इस तरह की ओपीडी बढ़ती जा रही है। लेकिन बारिश के महीने में हमेशा इस तरह के बुखार, जिसमें डेंगू है, टाइफाइड है, इवन मलेरिया, ये सब का काफ़ी प्रकोप रहता है। तो ऐसे केस में हमारी ओपीडी 2500 के आसपास रोज़ जा रही है आउट पेशेंट, और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी टाइम से शुरू होकर हमेशा एक मरीज को सुविधा देने की बात है कि शाम को 3 बजे तक ओपीडी चलती है। गंभीर रूप से रोगी, जो बीमार रोगी हैं, वो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, लेकिन ओपीडी के टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 3। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।